जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षा वाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं वर्तमान समय के एक ज्वलंत विषय झारखंड में चल रहे सियासी संकट के बारे में। पूरी उम्मीद है आपने बहुत सारे न्यूज चैनलों के माध्यम से इस विषय पर चर्चा जरूर सुना होगा। देखिए, वर्तमान समय में यह खबर पूरे झारखंड में या यूं कहें कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर झारखंड में वर्तमान सरकार का भविष्य क्या होने वाला है। वैसे आपको ये भी पता होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में दोषी पाया गया है। साथ ही सत्ता पक्ष गठबंधन के 3 कांग्रेसी विधायक बंगाल कैश कांड के आरोपी भी पाए गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष के पास सरकार में बने रहने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं, या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के आसार दिख रहे हैं, या एक बार फिर से बाई इलेक्शन के रास्ते खुल रहे हैं। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इन सब के बीच परीक्षा में कहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आइए, इन तमाम बातों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण पर हम अपने परीक्षा को केंद्र में रहते हुए चर्चा करेंगे। इस वीडियो का संबंध किसी भी तरह से राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करने से पहले हमें एक बार ब्रीफली झारखंड सरकार की वर्तमान संरचना को समझ लेना चाहिए। देखिए, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार के तत्कालीन 18 जिलों को मिलाकर 28वें राज्य के रूप में किया गया था और बहुत सोच समझकर यहाँ एक सदनीय विधान मंडल की व्यवस्था की गई। मतलब कि यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ की विधानसभा में कुल 81 सीट है। हालांकि अगर आप पुरानी किताबों में देखिएगा तो ये 82 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। वर्तमान में झारखंड विधानसभा की कुल सीट 81 ही है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। दरअसल जिस एक सीट पर राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान था, उसे भी हाल में ही 126वां संविधान संशोधन विधेयक या 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब 81 सीटों का आंकड़ा है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। इस 81 सीट में से 30 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, 26 सीट भाजपा के पास, 17 सीट कांग्रेस के पास। हालांकि इनमें से 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी तथा राजेश कच्छप, इन तीनों को बंगाल कैश कांड के मामले में फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। तो इस तरह से कांग्रेस के पास फिलहाल फ्रेश 14 सीट ही हैं। आगे राष्ट्रीय जनता दल के पास 1 सीट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास 1 सीट, आजसू के पास 1 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के पास 1 सीट और बाकी 2 सीट इंडिपेंडेंट विधायकों के पास हैं। तो यहाँ सरकार में बने रहने के लिए जादुई आंकड़ा 41 सीटों का है। अब जो झारखंड में वर्तमान यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है ना, उसके पास ये जादुई आंकड़ा नहीं है, ऐसा विपक्ष का मानना है। तो ऐसी परिस्थिति में कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्तमान सरकार संकट में है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में दोषी पाए गए हैं। अच्छा, ये पूरा मामला क्या है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, कुछ दिन पहले भाजपा विधायकों ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए खुद को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल मामला है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ही नाम पर खनन पट्टा का लाभ लिया है। ऐसे में यह मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित है। अच्छा, पिछले साल यूपीएससी परीक्षा में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से प्रश्न भी पूछा गया था। इसको विस्तार से हम पॉलिटी वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। खैर, अब देखिए, ऐसी स्थिति में यह मामला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में इस प्रावधान के तहत किसी भी मंत्री को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर उन्होंने ऐसा कोई भी कृत्य किया हो। अच्छा, आप जानते होंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के उल्लंघन के कारण इस संबंध में जांच करने का अधिकार निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के पास होता है और चुनाव आयोग इस मामले की निष्पक्ष जांच करके इसकी सूचना संबंधित राज्य के राज्यपाल को देते हैं। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 191 कहता है कि एक विधायक की अयोग्यता के बारे में
फैसलों को राज्यपाल को भेजा जाएगा और राज्यपाल का डिसीजन ही फाइनल होगा। इसलिए आप दिन भर खबरों में ये सुन रहे होंगे कि राज्यपाल के पास एक चिट्ठी आई है, अब राज्यपाल उस लिफाफे को खोलकर फैसला सुनाएंगे। तो ये मामला वही है। अब न्यूज चैनलों या सूत्रों का मानना है कि चुनाव आयोग ने अयोग्यता की सिफारिश राज्यपाल को भेज दी है और राज्यपाल किसी भी समय इस पर फैसला सुना सकते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष गठबंधन में इस बात को लेकर काफी बेचैनी है कि आखिर फैसला क्या होने वाला है। इसलिए आपने सुना होगा कि यूपीए दल के विधायक कभी लतरातू डैम जा रहे हैं, कभी रायपुर रिजॉर्ट में जा रहे हैं, कभी विधायकों का प्रतिनिधि दल महामहिम से मिलने जा रहा है। देखिए, ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष को सबसे ज्यादा इस बात का डर होता है कि उनके सारे विधायक एकजुट रहें और उनका विश्वास मत बना रहे। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि महामहिम किसी दूसरे के प्रभाव में आकर अपना फैसला जल्द नहीं सुना रहे हैं। इस कारण भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे सकती है। देखिए, अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जानिए कि इस शब्द की शुरुआत कैम्ब्रिज डिक्शनरी से हुई थी। शुरू में इस शब्द का प्रयोग घोड़ों की खरीद बिक्री के लिए किया जाता था, जो अपने मूल अर्थ में सही भी था, लेकिन कुछ वर्षों में इसका प्रयोग राजनीति में किया जाने लगा। दरअसल राजनीति में जब नेता पैसों की वजह से या कुछ अन्य वजहों से दल बदलते हैं या इस तरह की कोशिश करते हैं तो ऐसी गतिविधि हॉर्स ट्रेडिंग कहलाती है। तो ऐसी ही स्थिति से बचने के लिए सत्ता पक्ष अपने दल के तमाम नेताओं को अपने शहर से कहीं दूर दूसरी जगह पर गोलबंद करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि झारखंड में यूपीए दल के तमाम नेताओं को रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में रखा गया था। वैसे भी यह रिजॉर्ट शहर से दूर होने के कारण राजनीतिक घटनाक्रम के लिए सुरक्षित माना जाता है। तो उम्मीद है अब आपको झारखंड में चल रही तमाम गतिविधि का आकलन स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। आइए अब बात करते हैं कि ऐसे में सरकार के पास क्या रास्ता होगा या ऐसे संकटपूर्ण परिस्थिति में संविधान क्या कहता है। देखिए, आप जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका मतलब है कि राज्य विधानसभा में जिस भी दल या गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत होता है, राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। और ऐसे में अगर वर्तमान यूपीए गठबंधन जादुई आंकड़ा नहीं छुपाता है, तब सरकार संकटपूर्ण स्थिति में है। अब ऐसी स्थिति में विपक्ष इस बात के लिए अनुरोध कर सकता है कि वर्तमान सरकार के पास विश्वास मत नहीं है और सदन में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अनुरोध भी कर सकता है। लेकिन दिलचस्प बात है कि यहाँ खुद सत्ता पक्ष ही खुद से विश्वास प्रस्ताव लाने का अनुरोध कर रही है। देखिए, अब ऐसी स्थिति में शायद इस बात से मुख्यमंत्री पूरी तरह से आश्वस्त होंगे कि उनके विधायक एकजुट हैं और उनकी सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि राज्य गठन के बाद यह पहला ऐसा मौका होगा कि सरकार खुद ही अपनी ओर से विश्वास प्रस्ताव लाएगी। आमतौर पर ऐसा विपक्ष करती है। बहरहाल जो भी परिणाम होगा देखना दिलचस्प होगा। अच्छा, अब दूसरी बात है कि अगर मुख्यमंत्री विश्वास मत साबित नहीं कर पाते हैं तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखिए, पहले तो दूसरे दल को विश्वास मत साबित करने के लिए मौका दिया जाएगा और अगर स्थिति ऐसी बनती है कि दूसरा दल भी विश्वास मत साबित नहीं कर पाता है तब दो रास्ते की तरफ उम्मीद जा सकती है। पहला है बाय इलेक्शन या उपचुनाव, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, और दूसरा रास्ता है राष्ट्रपति शासन। जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति शासन झारखंड के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा झारखंड गठन के बाद से यहाँ अभी तक केवल 5 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन राज्य ने 11 मुख्यमंत्रियों को देखा है। इसके साथ यहाँ 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगाए गए हैं, इसलिए राष्ट्रपति शासन का लगना कोई नई बात नहीं होगी। खैर, परीक्षा के लिहाज से जान लेते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रोक्लेमेशन किन किन आधारों पर किया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य सरकार की शक्ति का निलंबन करके प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का शासन लागू हो जाना। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद
356 में प्रावधान किया गया है। आइए अब समझते हैं कि यह किन आधारों पर लगाया जा सकता है। देखिए, अगर राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल सकती है या नहीं चल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से वर्तमान परिस्थिति की रिपोर्ट मांगते हैं और ऐसा करने का निर्णय ले सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन किया जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि अब शक्ति केंद्र के पास होती है। अच्छा, इसका प्रभाव 6 महीने तक रहता है और प्रत्येक 6 महीने पर संसद की स्वीकृति से इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और बाकी इसके रिवोक या निरसन के बारे में आप जानते ही होंगे। राष्ट्रपति किसी भी समय घोषणा करके इसे रद्द कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह की संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर इस बीच में राजनीतिक दल का नेता पर्याप्त आंकड़े के साथ विश्वास मत में सरकार बनाने का दावा पेश करता है, तो भी ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन को रिवोक किया जा सकता है। तो पूरी उम्मीद है झारखंड में चल रही राजनीतिक समस्याओं को हमने समझ लिया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसे भी हमने देख लिया है। हमने इसे पूरे प्रकरण को परीक्षा के दृष्टिकोण से समझा है। बाकी फिर भी अगर किसी की राजनीतिक भावनाएं आहत हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी वर्तमान राजनीतिक संकट के आलोक में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शब्दों की गरिमा बनाए रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।